हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त लब चौहान। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कौन है वो शख्सियत। बताइए तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बताऊँ क्या। बेसिकली मैं यूपी से हूँ। मेरा जो असली नाम है वो है राहुल यादव। जी जी जी। वो जो चैनल है मेरा राहुल आशिकी वाला, जिसपे मैं दो दो लाइनें करके डिजिटल इमोशन को कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से मैं राहुल से राहुल आशिकी वाला हुआ। अब तक तो यही पहचान है। इतना ही मेरे बारे में आप जान सकते हैं। आगे मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा वो आपके सामने आता रहेगा। फिलहाल तो इतनी ही पहचान है कि मैं राहुल यादव से राहुल आशिकी वाला हुआ। राहुल जी, बचपन कैसा रहा आपका? अपने बचपन के बारे में बताइए ना। बचपन वैसा ही रहा मेरा जैसा एक मिडिल क्लास सामान्य लड़के का होता है। प्राइमरी स्कूल से पढ़ा और सिनेमा का मतलब था, फिल्मों में इंटरेस्ट बहुत पहले से था। मतलब घर से जिसके यहाँ पे टीवी होती थी गांव में, उसके यहाँ जाके फिल्में देखता था। और तब तो इतना ही पता था कि ये जो फिल्मों वाली दुनिया है ये रियल है। अगर हीरो मार खा रहा है तो ये सच में मार खा रहा है। बचपन में बस इतना याद है कि फिल्मों में बड़ा इंटरेस्ट था। बस इतना ही याद है। और शायद ये इतना ही याद इसलिए है क्योंकि शायद यही चीज़ थी जो मुझे कंटिन्यू रखनी थी। तो बचपन के बारे में जब भी याद आता है तो सिर्फ याद आता है कि मैं मार बहुत खाया था फिल्में देखने के लिए। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जो अब तक याद हो आपको, बताइए ना। बचपन का किस्सा ऐसे तो बहुत कुछ, मेरा इंटरेस्टिंग बचपन नहीं था, एक सामान्य नहीं था बहुत। ऐसे कोई किस्से भी नहीं हुए कि मुझे बहुत याद रहें। हाँ, पर एक बात याद है, वो ये थी कि पहले डीडी नेशनल पे एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था बायोस्कोप, जिसमें एक ही फिल्म 3 दिन में दिखाई जाती थी, सोमवार मंगलवार बुधवार। और उन दिनों एक फिल्म आई थी जो सिनेमा में फ्लॉप हो गई थी लेकिन टीवी बहुत चली थी, उसका नाम था तुम बिन। तो तुम बिन जब टीवी पे आई थी बायोस्कोप में तो पहले दिन तो हमने देख लिया। हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, तो कोई कोई जो लोग सिनेमा के शौकीन थे वो बैटरी डाले थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। तो पहले दिन तो देख लिए, दूसरे दिन घर कैसे भी पता चल गया। तो मैं इंतज़ार करता रहा कि कब बजे 9 साढ़े 9 तो मैं निकलूँ चुपके से। और गांव में सब जल्दी सो जाते हैं, तो जैसे सब सो गए तो मैं साइकिल को पहले उठा के थोड़ी दूर तक ले गया ताकि आवाज़ ना आए। फिर उसके बाद उस पर बैठ के चला के उस घर तक ज़्यादा था जहाँ पे टीवी थी, और वो फिल्म देखा पूरी। तो सिनेमा के लिए थोड़ा सा प्यार था मेरे पास पहले से ही, शायद पुनर्जन्म कह लीजिए, या कुछ चीज़ें होती हैं मुझे लगता है जो बहुत बचपन से, जब आपको कुछ नहीं पता होता है लेकिन कुछ चीज़ें अपनी तरफ खींचती थी। मेरे लिए वो सिनेमा था शायद। अच्छा राहुल जी, ये बताइए सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किसने किया घर में? घर में किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया, जब भी ये बात आती है कई बार दोस्त भी पूछ लेते हैं और लोग भी पूछ लेते हैं, तो मुझे मेरी सिर्फ दादी आ जाती हैं। जो क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था तो दादी के बहुत करीब था। तो ऐसी कोई, वो हम लोग गांव से हैं तो हमारे ऐसी कोई बात नहीं है जो फिल्मों में आप देखते हैं कि मेरे दादाजी ने मुझे ये कहा था, मेरी दादी ने ये कहा था, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये है कि दादी में बहुत करीब था। तो वो कहते हैं ना कि जो आपके बहुत करीब होता है ज़रूर नहीं वो बड़ी बड़ी बातें करे, कई बार वो बस आपके साथ होता है और आपको लगता है कि आप सब कुछ कर जाएंगे। तो मेरे लिए जो मेरी दादी थी वही मेरी इंस्पिरेशन थी। और उन मेरे आज तक पूरे परिवार में मैं किसी के बहुत करीब था तो अपनी दादी के। तो वो कभी कभी एक बात कहा करती थी भोजपुरी में कि हमारे घर जो, हमारा जो घर है और वहाँ ऊपर एक लक्ष्मी माँ की मूर्ति बनी हुई है। तो मोटिवेशन के नाम पे वो बस इतना ही उन्होंने कहा होगा कि अब लक्ष्मी माँ चाहिए तो कुल ठीक हो जाएगी। तो बस यही है। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि सोशल मीडिया पे आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? क्या लाइफ स्टाइल था आपकी ज़िंदगी का, बताइए ना। सोशल मीडिया पे आने से पहले की लाइफ बहुत सामान्य थी। अभी मैं बहुत सामान्य हूँ और आगे भी बहुत सामान्य रहना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया आपको बहुत कुछ दे सकती है तो आपका बहुत कुछ छीन भी सकती है। ये एक मेला है जहाँ बहुत सारी आवाज़ें हैं, बहुत अनवांटेड आवाज़ें हैं। तो आपको बहुत संभल के चूज करना है कि आपको इस मेले से क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है।
तो मैं ये जानता हूँ कि सोशल मीडिया भले आपसे वन टच अवे है और आप वन टच अवे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ड्रग्स है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल है टाइम, और टाइम का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल हमारे यूथ खुद में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपना कीमती समय गंवा देते हैं हम लोग। हालांकि मैं खुद क्रिएटर हूँ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा बच के रहें और संभल के रहें, क्योंकि कई बार ये जहर बोने का भी काम कर रहा है। कुछ ऐसा कंटेंट आप देख रहे हैं, कुछ एक ऐसी बात सुन रहे हैं जो आपकी फील्ड से बिल्कुल अलग है और वो आपको एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो बहुत संभल के, किसी ने कहा है कि क्या आप खाते हैं, क्या आप सुनते हैं और कैसे लोगों के आसपास रहते हैं, इन सब से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो बहुत संभल के रहिए सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पर आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? सोशल मीडिया पे लाख फॉलोअर हो गए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है इंसान का जो जीवन है वो हमेशा सामान्य रहना चाहिए, क्योंकि तालियां और गालियां दोनों आपको बहका सकती हैं। अगर आप तालियों की सिरे से ले लिए या गालियों की सिरे से ले लिए तो दोनों आपको बहका सकती हैं। तो आपको इन दोनों से दरकिनार रह काम करना होता है। मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मेरी सिर्फ आवाज़ आती थी, तो उसका फ़ायदा ये था कि कोई आपको जानता नहीं, एक सामान्य जीवन आप जिए। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं ट्रेन से अपने घर से लखनऊ आ रहा था, मेरी नीचे वाली सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था। अचानक से मेरी शायरी प्ले किया और मैं सुना, तो नीचे आ गया और उससे पूछा कि कैसी लगती है इनकी शायरी आपको? तो बोले यार ये बहुत गजब शायरी बनाता है लड़का, इसकी आवाज़ बहुत दर्द है गुरु, किसी ने इसका दिल तोड़ा बहुत कर्रे से। मुझे हंसी आई और फिर मैं ऊपर चला गया। तो हाँ, ये फ़ायदा तो था कि आप एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो दौर है ना, इसमें स्टारडम ख़त्म हो गई है। स्टारडम जैसा कुछ है नहीं, सब लोग स्टार हैं और सब लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं और यही अच्छी बात है। इसके पहले जो स्टारडम था वो गलत था, फेक था। एकदम सामान्य रहना चाहिए, कोई दिख गया दूर से हाथ हिला दिया बस। स्टारडम नाम कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। यहाँ सब अपने आप में स्टार हैं और सब अच्छे 1 मिलियन का जो सफ़र है आपका यूट्यूब पर, वो कैसा रहा, जरा बताइए हमारे सुनने वालों को। 1 मिलियन तक पहुँचने का सफ़र बहुत, फिर से मैं कहूँगा, सामान्य रहा। मैं बहुत धीरे चला हूँ बाकी यूट्यूबर्स की अपेक्षा। हालांकि कंपटीशन किसी से मेरा कोई नहीं है, क्योंकि यही एक फील्ड है आर्ट की जहाँ हर आर्टिस्ट आज़ाद है। ये आज़ाद लोगों की फील्ड है और हर इंसान अपनी खुशबू लेकर आया है। तो मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं था। मैं बहुत धीरे चला हूँ क्योंकि मुझे बहुत दूर तक जाना है। तो बस यही है, मुझे वायरल सबसे डर लगता है, क्योंकि वायरल होना, हमारे गाँव में एक सरपत होता है, उसके बहुत तुरंत जलता है, तुरंत जल के बुझ जाता है। तो मुझे खुशबू बनना है जो हवाओं में फैले, समय तक रहे। आराम से चलेंगे, जितना हो पाए करेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। अपने काम पे ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है। बहुत पढ़ना है मुझे, अभी भी मैं स नुक्ता क सब सीख रहा हूँ। बहुत कमियाँ हैं मुझे, और इतनी कमियों के बाद भी अगर मैं 1 मिलियन तक पहुँच गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे थैंकफुल होना चाहिए भगवान का और उन लोगों का जो मुझे सुने, क्योंकि मैंने भी कोई ऐसा करिश्मा किया नहीं है कि लोग मेरी तरफ देखें या सुने मुझे। तो बस जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। मुझे बहुत कमियाँ हैं, तो बहुत सामान्य हूँ और आगे भी यही कोशिश रहेगी। अपने फॉलोअर से क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए हमारे श्रोताओं को। रही बात अपने फॉलोअर्स से या सबसे, मेरा एक मैसेज है, खास करके जो मेरा कंटेंट है प्यार मोहब्बत को लेकर, सैड शायरी को लेकर, वो सिर्फ इसलिए है कि मैंने देखा है लड़कों को दिल टूटने के बाद या कहिए ब्रेकअप के बाद बहुत चीज़ों को इमोशनली हैंडल करते हैं। हालांकि वो वक्त थोड़ा टफ होता है। बस मेरा मानना ये है, या ऐसा कंटेंट मैं इसलिए क्रिएट करता हूँ कि उन्हें एक सहारा मिले और वो आगे बढ़ें। इसीलिए आज तक अपनी शायरी में मैंने शराब, सिगरेट, इन सब का यूज नहीं किया, बेवफा शब्द का यूज नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन एक यात्रा है और आप एक ट्रेन में हैं। कोई आता है पैसेंजर, आपको अच्छा लगता है, आपसे बात कर लेता है, लेकिन उसका स्टेशन आ जाता है तो वो उतर जाता है। लेकिन आपको अपनी यात्रा जारी रखनी है। तो बस यही है, जिससे प्यार कीजिए, वो चला गया तो कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ कीजिए और उसके बाद जो आपके जीवन में आएगा उससे प्यार कीजिए। और ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, या तुमने मुझे बर्बाद कर दिया तो मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, ऐसा ये सब, इन सब चक्करों में ना पड़िए। जीवन इससे बहुत कीमती है। प्यार है, प्यार से प्यार कीजिए, जिससे प्यार हो गया उसको प्यार कीजिए, लेकिन उसकी तरह नफरत, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, इन सब चीज़ों में ना पड़िए। प्यार को प्यार की तरह लीजिए, बस। राहुल भाई, अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए।
आपका डेली रूटीन क्या रहता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, डेली रूटीन। पहली बात तो जो लोग बताते हैं अपना डेली रूटीन वो लोग अच्छे लोग होते होंगे, उनका अच्छा होता होगा, हमारा कुछ नहीं है। हम रमता जोगी बहता पानी, कुछ फिक्स नहीं उठने का ना काम करने का, जब उठे काम कर लिया। हाँ, कई बार सोचा कि प्रॉपर जिम जाएंगे, प्रॉपर काम करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन जो लोग ये इंटरव्यू में देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रूटीन फॉलो करना चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, रूटीन फॉलो कीजिए। फिलहाल तो मेरा भी कोई रूटीन नहीं है। हाँ, बस काम से बहुत प्यार है तो काम करता हूँ, चाहे जब समय मिल जाए। बाकी कोई रूटीन नहीं है, कब खाना कब पीना, लेकिन अब सही करना है मुझे। आजकल जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो ने, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नए यूट्यूबर्स या नए क्रिएटर्स के लिए, वो किसी प्लेटफॉर्म के हों, पहली बात तो मैं इस लायक खुद को नहीं समझता मैं कोई टिप दूँ। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पहले खुद को पहचानें कि आपका पोटेंशियल किस वे में है। और इसके दो तरीके हैं, या तो आप अपने आप को अच्छे से जानते हो, या अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए। जहाँ अच्छे होंगे आप, पता चल जाएगा आपको। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आप किस फील्ड में बेस्ट हैं या किस टाइप के कंटेंट में बेस्ट हैं, आप किस डोमेन पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, वो चूज कीजिए और उसे कंटिन्यू कीजिए। एटलीस्ट 6 से 7 महीने कंटिन्यू कीजिए। और कुछ टेक्निकल टर्म सीखिए कि क्या टैग होते हैं, क्या टाइटल होता है, क्या थंबनेल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे हैं, कंटेंट में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी को समझिए और दोनों का समन्वय बैठाइए। मैंने कहीं पढ़ा था, प्रतिभा परिस्थिति, अगर ये दोनों मिलती हैं, समन्वय होता है इनका, तब आगे बढ़ते हैं आप। और आजकल हो गया है प्रतिभा, परिस्थिति और टेक्नोलॉजी। अगर टिकटॉक आया, इंस्टा आया, जब जो आया उसका सही यूज कीजिए, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी, अपनी प्रतिभा और परिस्थिति, इन सब को आपको मिला के चलना पड़ेगा, तब कुछ क्लिक होगा। बाकी इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, आपका अपना तरीका भी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने कहा। हाल ही में जो आपका फेस रिवील का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर के बारे में ये है कि पहली बात तो पिछले 3 सालों से, जब से चैनल पे 1 लाख क्रॉस किए थे, हर दिन एक कमेंट आता था कि आप फेस कब दिखा रहे हैं, आपका चेहरा कब आएगा। और क्योंकि हमें सिनेमा में आने से पहले ही या इस फील्ड में इंटरेस्ट था एक्टिंग का, हालांकि मैं राइटिंग भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, लेकिन एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट था। और हर इंसान जैसे खुद को हीरो देखता है, मैं भी अपने आप को एज ए हीरो देखता हूँ, एटलीस्ट अपनी कहानियों में। एक छोटा सा सपना था, तो मुझे लगा फेस रिवील करना ही है तो कुछ बनाते हैं अच्छा। तो हमने एक 2 सीजन की वेब सीरीज लिखी, हालांकि उसका बजट बहुत बड़ा है, तो फिलहाल हमने सिर्फ उसका प्रोमो शूट किया है। और पहला काम है, उतना अच्छा नहीं हुआ है, न हमारे पास उतना अच्छा बजट था। तो हमारे प्रशांत सर डायरेक्टर हैं, एक प्रतीक जी हैं, प्रतीक श्रीवास्तव जी, वो पूरा स्क्रीन प्ले में मेरा साथ दिए हैं, और एडिटिंग, DI सब में। मैंने कभी लाइफ में एक्शन नहीं किया था, तो एक हमारे करण उपाध्याय सर हैं, उन्होंने एक्शन का हमें ट्रेनिंग दी लगभग 1 महीने पहले से ही रूम पर। तो जो हमसे हो पाया वो हमने किया, हमारे संतोष सर ने को प्रोड्यूस किया, बाकी लोगों ने मिल के, रॉयल ग्रुप के देवेश श्रीवास्तव, जितेश अग्रवाल, आनंद तिवारी, मतलब एक सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, एक बहुत बड़ी टीम है जिनके समन्वय से ये पॉसिबल हो पाया है। और आगे हम बेहतर करेंगे। मैं खुद पे ही बहुत काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत कमियाँ हैं, हाँ, तो करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे।